तो जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, आज होगा महा टेस्ट, एकदम महा बड़ा टेस्ट, जिसके अंदर संज्ञा से अव्यय तक के, संज्ञा से अव्यय तक के पूरे पूछे जाएंगे आपसे 100 क्वेश्चन, और ये सभी के 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अपियर हो चुके हैं। और आज देखेंगे हम इस मैराथन टेस्ट को और समझेंगे अपनी कैपेबिलिटी कितनी है। अगर आपने संज्ञा से लेकर अव्यय तक के चैप्टरों को कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को रोक दें और जाकर एक बार पहले प्ले लिस्ट में जाकर हिंदी की उस क्लासों को देखें जिसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्यय के बारे में समझाया गया है। तब आप टेस्ट देने के लायक बनेंगे। और आपको ये सब पहले से आता है तो टेस्ट दे के पता कर लेते हैं कि आप कितना इस बारे में जानते हैं। मैं विशाल शर्मा और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टेस्ट। स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप, चाहे फिर प्रतियोगिता कोई सी भी क्यों ना हो। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। सिंपली अगर देखा जाए तो ये संज्ञा की परिभाषा ही है जिसे आपको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के आधार पर शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्या है, संज्ञा। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था जो आप सभी को आता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लिखा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब यहां से मामला गंभीर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उत्पत्ति और व्युत्पत्ति दो शब्द होते हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक व्युत्पत्ति के आधार पर, जहां पर बच्चा कंफ्यूजन में रहता है। फिलहाल व्युत्पत्ति की बात करें तो कितने के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के भेद होते हैं, 3, 4, 5 या फिर 6। तो ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के भेद। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए क्या लिखा हुआ शब्द के अंत में, आधा, ता और वा। और आप लोगों को पहचान बताई थी, जब किसी शब्द के अंत में आधा, ता और वा लिखा हुआ मिल जाए तो वो क्या होगा, आपका भाववाचक होगा। क्या होगा, भाववाचक। तो ये क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भाववाचक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा है 4 में, भारतीय शब्द का बहुवचन है। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है भारतीय का, भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा भारतीयों। क्लियर देख लेना, क्योंकि कई बार बच्चे छोटी ई और बड़ी की मात्रा में गलती करके ऑप्शन नंबर सी को भी क्लिक कर देते हैं, जबकि ये गलत होता है। तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, भारतीयों। ता के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, इन चीजों को ध्यान रखेंगे, एक एक नंबर इंपोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे देख लेते हैं। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सूर्याणी, सूर्या, सूर्यई या सूर्यो। अब बच्चों को यहाँ पर देखिए सूर्य शब्द का वैसे मैं डायरेक्ट बताऊं तो स्त्रीलिंग होता है सूर्या, लेकिन अगर याद है तो ही बच्चा सूर्य लगाता है, क्योंकि सुनने में कैसा लगता है सूर्य कि ये मेल है, मेल पर्सन है, मतलब कि पुल्लिंग जेंडर है। कौन सा है, पुल्लिंग है, परंतु ये कौन सा माना जाता है बच्चों, ये होता है स्त्रीलिंग। तो सूर्या, सूर्य कैसा आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अगर ये याद है तो ही बच्चा लगा पाएगा, इसका बच्चा सोचकर या गैस करके नहीं लगा सकता, क्योंकि किसी भी कीमत पर आपके माइंड में सूर्या तो आएगा ही नहीं। क्योंकि पिक्चर भी आई हुई है, साउथ में पिक्चर देखेंगे सूर्या, तो सूर्य किसका नाम होता है, मोस्टली मेल पर्सन का। कभी भी फीमेल का नाम सूर्य नहीं होता, जबकि सूर्य शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर चीजें याद होने पर ही सही आंसर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और लिखा है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। जो ये लिखा बुढ़ापा, बताइए बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आपका भाववाचक। बुढ़ापा, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, और ये भी आपको सिखाया गया था। चलते हैं नंबर 7 की तरफ। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। तो संज्ञा शब्द कौन सा है बच्चों, क्रोध। कौन सा है, क्रोध। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्यार, गुस्सा, क्रोध, ख्याल रखना, ये सब कौन से शब्द होते हैं, ये सब संज्ञा शब्द में आते हैं हमारे। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। होपफुली आपने भी यही आंसर लगाया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वो लिखा है आंसू
का बहुवचन क्या होगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि कई बार एग्जाम में आया हुआ है और मोस्टली बच्चा क्या करता है, इसे गलत कर देता है। तो आंसू का बहुवचन, देखिए कई बार तो हम सोच लेते हैं कि आंसू ही सही है, बहुवचन और एक वचन दोनों ही आंसू हैं, लेकिन आंसुओं का जो सही मतलब होता है बहुवचन के रूप में तो वो होता है आंसुओं, ठीक है ना। आंसुओं की बाढ़ आ गई, है ना। तो लेकिन अगर हम आंसू शब्द का भी प्रयोग करेंगे तो फीलिंग देगा कि ये बहुवचन है, ठीक है, परंतु एक वचन आंसू है और आंसुओं ये क्या है, बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। इन चारों में से कोई एक ही शब्द कैसा है आपका पुल्लिंग है और आपको बताना है कि कौन सा, ठीक है। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। अब देखिए मैंने आपको बताया था क्या ट्रिक है कि आप इन शब्दों से क्या करें, एक एक सेंटेंस बना के देख लें, वाक्य बनाकर देख लें। जैसे दया आ गई तो कैसा है, स्त्रीलिंग। घटना घट गई तो कैसा है, स्त्रीलिंग, है ना। जड़ता होती चली गई तो कैसा है, स्त्रीलिंग। लेकिन बुढ़ापा आ गया तो आ गया कैसा है, पुल्लिंग, मेल पर्सन, आदमी। क्लियर है ना। बुढ़ापा आती है ऐसा तो नहीं बोलते, बोलते हैं बुढ़ापा आया। तो आया कैसे बताता है आपको कि क्या है, पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए, ठीक है ना। हे प्रभु लिखा है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो बताइए, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि क्या लगा हुआ है, विस्मयदी बोधक का चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, विस्मयदी बोधक का चिन्ह। लेकिन इसके आगे लिखा है मेरी इच्छा को पूर्ण करो। तो ये कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया है कि चिन्ह के आधार पर ये विस्मयदी बोधक है या कौन सा बोधक है। आपसे पूछा गया है कि कारक बताना है, और विस्मयदी बोधक कारक तो होता नहीं है। तो कारक क्या है, अधिकरण, संबंध, संबोधन या फिर अपादान कारक। तो यह है संबोधन, क्योंकि विस्मयदी बोधक का प्रयोग कब होता है, जब हम किसी को संबोधित करते हैं, ठीक है ना। जब हम किसी को संबोधित करते हैं तब विस्मयदी बोधक का प्रयोग होता है, और इसका मतलब क्या, संबोधन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का। चलते हैं 11 पर, लिखा है भाववाचक संज्ञा बनाइए। इसमें से कौन सी एक भाववाचक संज्ञा है वो बतानी है। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। तो देखिए ये होता है लड़कपन। क्या होता है, लड़कपन। ये सही आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अधिकतर क्वेश्चन के नीचे यहाँ कुछ लिखा हुआ है, और मोस्टली क्वेश्चन रेलवे में भी आए हुए हैं। ऐसा नहीं रेलवे में हिंदी नहीं आती, पर एज ए सब्जेक्ट नहीं आती, 1 या 2 क्वेश्चन अपीयर हो जाते हैं जीएस के मेथड से ही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, लिखा है देखिए क्वेश्चन बीएड में आया हुआ है, सहचरित्रता किस मूल शब्द से बना है। बहुत ही आराम से आप इसे पहचान लेंगे। लिखा है सहचरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो सत्यचरित्र से, चरित्र से, चरित्रता या सहचरित्र। तो ये बना है चरित्र से। चरित्र कोई चीज होती है, उसमें सहचरित्रता शब्द का निर्माण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। अब थोड़ा तेज चलेंगे जिससे कि थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो इसलिए डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्वेश्चनों को, मतलब समझाएंगे नहीं, बस इसलिए समझा दे शुरू में ताकि फ्लो बन जाए आपका। तो अब तेजी से आगे की ओर बढ़ते रहना है। कौन सा शब्द बहुवचन है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। माता, प्राण, लड़का या किताब। सही आंसर होगा प्राण। जैसे प्राण छटपटाने लगे, तो ये हमेशा ही बहुवचन में रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और लिखा है, चलिए 40 नंबर मिसिंग है कहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। गीदड़िन, गीदड़नी, गीदड़ी या गीदड़िया। तो इसका होगा गीदड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़ी। नंबर 16 की तरफ चलते हैं, और लिखा है किस वाक्य में अपादान कारक है। अब आपको कारक बहुत अच्छे से याद कराए थे। कारक 8 प्रकार के होते हैं और बहुत ही अच्छे से कराए गए थे। अगर नहीं करे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे हिंदी की क्लास का लिंक है, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी की क्लास में कारक को एक बार समझ लें आप, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो पूछा गया है किस वाक्य में अपादान कारक है। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, या चाकू से फल काटो। सही आंसर है हिमालय से गंगा निकलती है। अपादान मैंने आपको बताया था, जब भी कुछ अलग होने का भाव प्रकट होता है
तल अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर गंगा हिमालय से अलग हो रही है, निकल रही है वहां से, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलते हैं 17 की तरफ। लिखा है जिसके अंदर हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या प्रत्यय। तो मैं बता दूं हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। जो भी संज्ञा होगी उसी हिसाब से हम लिंग का निर्धारण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? लिखा है निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु। बहुत आराम से पहचान होंगे जिन वाक्यों के अंत में ता है आता है तो वो भी क्या होते हैं? भाववाचक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शत्रुता ही भाववाचक संज्ञा है। नंबर 19 की तरफ चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना। तो सही आंसर होगा स्थापना, क्योंकि हम बोलते हैं स्थापना हो गई है, स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब होगी। तो ये गी क्या बता रहा है कि कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते हैं क्या है इसमें। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अभी आपने व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को देखा था जो कि 3 प्रकार की थी। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा बताइए कितने प्रकार की होती है। तो बताइए, आप वीडियो को पॉज करके तुरंत से पहले बताएं कि क्या होगा आंसर। 4, 5, 6 या 7? तो मैं बता देता हूं, इसका आंसर है बी। अर्थ के आधार पर या अर्थ के विचार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको याद है नाम तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या आम। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है किसी का नाम होना चाहिए, पर्टिकुलर नाम। तो यहाँ पे केवल एक ही चीज का नाम लिखा हुआ, नदी गंगा, सॉरी नदी यमुना, यमुना का नाम लिखा। बाकी पहाड़ पर कौन सा पहाड़? गाय तो कौन सी गाय? गाय भी कई वैरायटी की होती हैं। आम तो कौन सा आम? क्योंकि आम भी कई प्रकार के होते हैं। तो एक ही नाम लिखा यमुना। अब कौन सी यमुना? सबको मालूम है पूरे भारत में एक ही यमुना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है? ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है एग्जाम के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो और टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहते हैं। और आप चाहते हैं लेखपाल जैसी परीक्षाओं में नंबर लाना, यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं में नंबर लाना, तो हिंदी उसके लिए एक सबसे अच्छा माध्यम होती है। और इस माध्यम के लिए हम आपसे लगातार टेस्ट करवाते रहते हैं, प्रैक्टिस सेट लगातार आते रहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। और लिखा है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य। तो इसका सही आंसर है सुंदर। सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। लिखा है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखेंगे बहुत अच्छे से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। तो भैया मिठाई भाववाचक नहीं है, क्योंकि मिठाई कैसे शब्द है? वस्तु जैसा शब्द है, एक वस्तु है मिठाई, ठीक है ना। तो मिठाई इज द राइट आंसर। 23 का क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 24 की तरफ। और लिखा है जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम या दुख। तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा है आपकी लड़का, क्योंकि लड़के का नाम नहीं बताया गया कि कौन सा लड़का, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा बताइए है। सेना कैसा शब्द है? समूहवाचक। श्याम कैसा शब्द है? व्यक्तिवाचक। और दुख कैसा शब्द है? ये आपका अलग वाचक है। लेकिन लड़का कैसा है? जातिवाचक, ठीक है ना। लड़का, लड़की, कुर्सी, मेज, कंप्यूटर, ये सब कैसे हैं? जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। लिखा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार या परिषद। तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सूचीपत्र भी लगा देता है आंसर, पर आंसर है आपका यहाँ पर परिषद। क्या है? परिषद। परिषद कैसा शब्द है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। परिषद शुरू हो गई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर 25 नंबर क्वेश्चन। 26 की तरफ चलते हैं। और लिखा है नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेता, नेत्र, नेतिन या नेताइन। इसका सही आंसर होगा नेता। ऑप्शन नंबर ए। नेत्री शब्द का पुल्लिंग नेता। आसान क्वेश्चन था, आपने कर दिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। और लिखा है कारक कितने प्रकार के होते हैं या कारक के भेद कितने होते हैं? तो अभी बिल्कुल मैंने बताया था कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। और लिखा है क्वेश्चन नंबर 28 पर लिखा हुआ है आपके आगे के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक, संप्रदान, संबंध या अपादान। तो यह है संप्रदान के लिए।
के लिए किसके लिए होता है? संप्रदान के लिए यूज होता है। के लिए किस में आता है? किसका चिन्ह है? संप्रदान का चिन्ह है। जैसे कि गौशाला, गौ के लिए शाला, गाय के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो ये कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर और देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। ये कह रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से जो शब्द है से किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक या अधिकरण कारक। और मैंने आपको बताया था जब कुछ चीज अलग हो जाए किसी कारक से, किसी चीज से, तो अपादान कारक होता है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते पेड़ से अलग हो गए, तो अलग होने के भाव में क्या होता है? अपादान कारक। इज दैट राइट? चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर। 30 में लिखा हुआ है, पाएंगे हम लोग, वृक्ष पर पंछी बैठे हैं। वृक्ष पर पंछी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। तो में और पर ये किस में आते हैं? अधिकरण में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है आपसे? 31 लिखा है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान? क्योंकि घर से चला गया, अलग हो गया, तो कौन सा होगा? अपादान। इस प्रकार का तीसरा क्वेश्चन हमने देखा और आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 32 की तरफ चलते हैं। लिखा है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? करण, संप्रदान, संबंध या अधिकरण? तो ये अधिकरण में है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या शब्द आ रहा है? चारपाई पर। तो में और पर किसके लिए आता है? अधिकरण के लिए आता है। चलते हैं ऑप्शन नंबर 33 की तरफ और लिखा है निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग रहने वाला शब्द कौन सा है? पक्षी, बाज, मकड़ी या गेंडा? आपके पास है क्वेश्चन नंबर 33, आपको बताना है इसका सही आंसर। पक्षी, बाज, मकड़ी या फिर गेंडा, कौन सा इसका सही आंसर जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है? तो हम क्या कहते हैं? पक्षी आ गए, पक्षी उड़ गए। बाज आ गया, मकड़ी आ गई, मकड़ी चली गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 34 की तरफ और क्या लिखा है 34 में देख लेते हैं एक बार। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया या अव्यय? अभी अभी आपको बताया था जस्ट पहले कि प्यार या प्रेम कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा में आता है? भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 35 की तरफ चलते हैं और लिखा है इसके अंदर निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सही है? मतलब आपको बताना है कि पहला शब्द तो संज्ञा हो और दूसरा शब्द विशेषण हो। इन चारों में से आपको ऐसा छांटना है। तो विष, विषैला, आदि, आदिम, पिता, पैतृक, प्रांत या प्रांतिक? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। बाकी सारे कैसे हैं? सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35 और 35 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 36 की तरफ और लिखा है, ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकतर एग्जाम में प्रैक्टिस सेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? बड़े आराम से पहचान लेंगे, ये होता है आपका कवित्री। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी कवित्री। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का कवित्री, ठीक है ना, कवित्री नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 37 की तरफ और 37 क्या कह रहा है आपसे? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? क्या पूछा जा रहा है आपसे? वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं आपको बता दूं हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन आपसे कभी पूछ लिया जाए हिंदी के स्थान पर संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कृत में बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हिंदी में 2 ही प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर और क्या लिखा है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग? तो ये होता है पुल्लिंग। दही जम गया, दही खा लिया, है ना। दही जम गई वो गलत होता है, ठीक है ना। दही कैसा है? पुल्लिंग है। नहीं याद है तो याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 39 देख लेते हैं आपसे एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या फिर संकल्प? तो इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं, मृत्यु इसका सही आंसर होगा। मृत्यु कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ और 40 में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं एक बार। चलिए 40 क्वेश्चन भी मिसिंग हो रहा है, 2 क्वेश्चन हो गए अभी तक जो मिसिंग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ और लिखा है 41 के अंदर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर, याद रखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर जी सर्वनाम कहलाता है। इसकी परिभाषा हमने कई बार पढ़ी है। वे शब्द जिनका उपयोग संज्ञा के स्थान पर होता है वे सर्वनाम
होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलते हैं 42 की तरफ और लिखा है इसके अंदर, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। मतलब इनमें से चारों में से कोई एक गलत है। किसके नाम पर? सर्वनाम के नाम पर। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। चलिए, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। ओके, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मैं तेरे को नहीं होता, मैं तुझे एक घड़ी दूंगा। क्या बोलते हैं हम? मैं तुझे एक घड़ी दूंगा, ना कि तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है? गलती है। और गलती किसके आधार पर है? ये गलती सर्वनाम के आधार पर होती है। मैं तुझे एक घड़ी दूंगा, सही सेंटेंस ये होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ और लिखा हुआ है इसमें, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। जो मुझे शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो यह है आपका उत्तम पुरुष। और मैंने बताया था यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मैंने, मेरा, मुझको, ये सब कैसे शब्द हैं? ये उत्तम पुरुष के अंदर आते हैं। किस में आते हैं बच्चों? उत्तम पुरुष के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं और लिखा हुआ है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के या 7 प्रकार के। तो ये होते हैं प्यारे बच्चों नंबर सी, मतलब कि 6 प्रकार के हमारे पास सर्वनाम होते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन कौन से 6 प्रकार के सर्वनाम हैं, उनके नाम आप जरूर बताएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ और लिखा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। तो देखिए, निश्चयवाचक होता है यह कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर सर्वनाम की क्लास नहीं लिए तो फिर से एक बार जाएं भागते भागते प्लेलिस्ट में और जाकर वहाँ पर सर्वनाम की क्लास को जरूर देखें और बिल्कुल बताएं क्लास कैसी लग रही है। लगातार जोश बना हुआ है और बच्चे जुड़े हुए रहेंगे। क्लास को पूरा देखा करें, बिल्कुल हिम्मत ना हारें, बोर ना हो, क्योंकि आज थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो कहीं आप बोर फील करने लगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। और 46 में क्या लिखा है देख लेते हैं एक बार। यह घोड़ा अच्छा है, इस सर्वनाम में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इस सर्वनाम में यह क्या है? तो यहाँ पर संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 47 नंबर का। ये क्या है बताएंगे? यह शब्द क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, तो यह है आपका सार्वनामिक विशेषण। क्यों? यह के बाद क्या आ गया है? एक संज्ञा शब्द आ गया है। जैसे यह के बाद संज्ञा शब्द आ जाता है तो यह जो है सर्वनाम से सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलते हैं 48 की तरफ। वो लिखा है 48 में आपके लिए, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो, वह। संबंधवाचक होता है जो। ये लिखा है ना कि जो और सो, जो आया है सो जाएगा, तो कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है आपके पास, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, क्रिया कहते हैं या फिर अव्यय कहते हैं। तो इन्हें कहा जाता है प्यारे बच्चों विशेषण। 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ये मैंने कई बार बताया है कि कौन सी चीज़ कितने प्रकार की, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो फिलहाल बता देते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। 3, 4, 5 या 6। और ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, क्योंकि विशेषण होते हैं हमारे पास 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार कौन कौन से? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही से उत्तर देके बताएं और दिखाएं, अपना परिचय दें कि कितना आप जानते हैं। तो ये हुआ आज के आपके 50 क्वेश्चन। अभी बचते हैं 50 क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ और देखते हैं कि क्या लिखा है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 लिखा है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। कौन सा शब्द विशेषण है? भलाई, मिठास, थोड़ा या स्वयं। तो थोड़ा एक विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? थोड़ा विशेषण शब्द है। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं लिखकर कि थोड़ा जो है ये कौन से टाइप का विशेषण है। 4 टाइप के विशेषण होते हैं, तो ये कौन सा वाला विशेषण है? ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता या मिठास। तो ये है सच्चा। सच्चा एक ऐसा शब्द है आपका विशेषण शब्द है कि वह सच्चा लड़का है, वह सच्चा इंसान है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है आपसे देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो आपको बताना है कुछ कौन सा विशेषण है। कि गुणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। क्यों? देखिए बच्चे हैं तो बच्चों की कोई संख्या भी होगी, है ना, पर संख्या निश्चित नहीं है कि कुछ बच्चे हैं, तो कैसी संख्या होगी? कुछ। तो संख्यावाचक हुआ, लेकिन कुछ ने बताया ये अनिश्चित भी है। निश्चित नहीं, अगर कहते हैं कि 5 बच्चे या 10 बच्चे तो निश्चित हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आपके लिए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। कैसी लग रही है वीडियो ये जरूर बताएं आप लोग। 50
54 लिखा है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, अलस, आलसी या आलसीपन। इसका सही आंसर होगा सी, आलसी। आलसी क्या है? विशेषता है, चाहे विशेषता अच्छी हो या बुरी उसका फर्क नहीं होता, विशेषता विशेषता होती है। तो आलसी क्या है? एक विशेषता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। और 55 में लिखा हुआ है आपके लिए, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक, चौगुना, नया, तीन या फिर कुछ। तो नया इसमें से गुणवाचक है, ठीक है। कैसा है? गुणवाचक। नया, पुराना, मौसमी, ये सब किस में आते हैं? गुणवाचक के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट या चुपचाप। तो निपट जो है ये आपका विशेषण शब्द है। निपट कैसा शब्द है? आपका विशेषण शब्द है। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 57 की तरफ। लिखा है मानव शब्द से विशेषण बनेगा मनुष्य, मानवता, मानवीकरण या मानवीय। तो ये बनेगा मानवीय। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अधिकतर बच्चों का ये आंसर गलत हुआ होगा, मैं ऐसा श्योर हूँ। मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा? मनुष्य, मानवता, मानवीकरण या मानवीय। तो बनेगा मानवीय। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। और लिखा है उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? अपकर्ष, अवकर्ष, उत्कृष्ट या उत्कीर्ण। तो इसका आंसर होगा उत्कृष्ट। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट। ये देखिए लिंक याद रखना, बहुत ही अच्छे से याद रखना। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट होगा। इन चीज़ों को याद करना पड़ता है कई बार, ठीक है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो अपने आप चीज़ें याद हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हमसे क्या कह रहा है ये देख लेते हैं एक बार 59 को। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? आदरकारी, आदरपूर्वक, इनमें से कोई नहीं, या आदरणीय। तो आपको बहुत अच्छे से आंसर समझ में आ गया होगा क्या बनेगा? आदरणीय। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है आपसे देख लेते हैं। लिखा है संस्कृति का विशेषण क्या है? संस्कृति एक शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा? संस्कृत, सांस्कृतिक, संस्कृति या सांस्कृतिक। तो सही आंसर शब्द क्या होगा? सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या लिखा है? पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पाशविक, पशुत्य, पशुपति या पशुता। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर भी जरूर बताएं और देखें आप कितना जानते हैं। चलिए आंसर आपने मन में तो सोच ही लिया होगा। आंसर है ए, पाशविक। पशु शब्द का जो विशेषण है वो है पाशविक, और इसे याद कर लेना क्योंकि ये भी बहुत कम बच्चों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है हमसे? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष या फुफेरा। तो ये क्या विशेषता है? फुफेरा भाई, फुफेरी बहन। तो फुफेरा क्या है? एक विशेषण है जो विशेषता बता रहा है। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। और 63 में लिखा हुआ है प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, मतलब प्रिय विशेषण यूज कर रहे हो तो उसके साथ कौन सी संज्ञा प्रयुक्त नहीं हो सकती? विषय, कवि, मित्र या बैरी। देखो क्यों नहीं हो सकती बैरी? क्योंकि बैरी और प्रिय दोनों अलग अलग टाइप की चीजें हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं, ठीक है। तो दोनों एक साथ में प्रयोग नहीं हो सकते। इज दैट राइट? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 63 का। चलते हैं 64 की तरफ। और लिखा है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर आओ, अच्छा है यह अभी आ गए, आ जाए। तो देखिए ये बहुत ही टेक्निकल और अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे समझाना पड़ेगा। वैसे जो अच्छा शब्द है, आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी और पिक्चर का नाम था, आमिर खान की पिक्चर थी पीके। उसमें भी इस चीज़ को डिफाइन किया गया है कि हम कोई शब्द बोल रहे हैं, उस शब्द को बोलने के साथ साथ हमारा भाव कैसा है, हमारे बोलने का तरीका कैसा है, इस चीज़ पर और हमारे फेस के एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं, ये उस शब्द पर निर्धारित करेगा। तो जैसे कि यहाँ शब्द है अच्छा, वैसे तो हम जानते हैं अच्छा का मतलब होता है, अगर पर्टिकुलर मीनिंग पर जाएं तो उसका मतलब होता है गुड, पर कई बार इसे गुड के स्थान पर दो जगह से यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी को डांट रहे हैं या आप बड़े हैं और आपको कोई छोटा बच्चा समझाने लगा, तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा तू मुझे समझाएगा अब। तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि अच्छा गुड, वहाँ पर अच्छा आपने किस में बोला? टोंट में बोला है ना। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो वैसे क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा तुमने अच्छा किया जो आए। तो यहाँ पर अच्छा का मतलब गुड से नहीं है कि यार तुम लोग सही हुआ तुम आ गए, इसका मतलब ये है कि मैं अकेला था, अच्छा हुआ तुम आ गए। यहाँ पर लिखा है अच्छा तुम घर जाओ। जैसे कह देते ना कि किसी को घर आए वो बहुत देर हो गई, तो कहते हैं ना अच्छा चलो ऐसा तुम घर जाओ, बहुत देर हो गई मैं अपना काम करूंगा। तो यहाँ पर अच्छा का मतलब गुड नहीं है, पर
हमसे क्या पूछा गया है कि अच्छा शब्द विशेषण की तरह प्रयोग हुआ। विशेषण मतलब कि जो उसका जो उसका पर्टिकुलर शब्द है तो मीनिंग है उसी तरह यूज हुआ हो, तो ये है वो ऑप्शन नंबर बी। यह स्थान बहुत अच्छा है, मतलब गुड प्लेस है, अच्छा प्लेस है। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो 64 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। और क्या लिखा हुआ है, रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद की होती है। फिर से देखिए आया है बढ़िया क्वेश्चन, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार। और सही आंसर है 2 प्रकार। रचना की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। 65 का हो जाएगा ए। चलते हैं 66 की तरफ। लिखा है क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, क्रिया विशेषण, कारक या इनमें से कोई नहीं। और आपको मैंने क्रिया भी करा दी है, सभी चैप्टर करा दिए गए हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। फिलहाल आंसर है धातु, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। लिखा है निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। क्लियर है, फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना या झुटलाना। तो झुटलाना सही आंसर है। पहले समझ लेते हैं, वैसे समझा रखा है क्लास के अंदर कि अनुकरणात्मक क्या होता है। अनुकरणात्मक होता है किसी भी प्रकार का साउंड। किसी भी प्रकार का साउंड का मतलब है कोई भी आवाज। अब आवाज किसी भी चीज की होती है। गेट को खोलने पर चर्र की आवाज आती है, कुत्ते के भौंकने की आवाज, बिल्ली के मिमियाने की, या कोई पंछी फड़फड़ा रहा है तो उसकी आवाज, है ना। मिमियाना कौन होता है, कौन मिमियाता है, जैसे कि बकरी, है ना, तो उसकी आवाज़। हिनहिनाना, घोड़ा हिनहिनाता तो उसकी आवाज़। ये सब साउंड है, पर झुटलाना एक साउंड नहीं है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हमें ये बताना है कि कौन सा अनुकरणात्मक नहीं है, मतलब कौन सी इनमें से कौन सा आवाज़ नहीं है। तो झुटलाना कोई आवाज़ थोड़ी ना है ना, बाकी सब कैसी हैं, आवाज़ें हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 हमें बता रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। ठीक है, राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, लड़की जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कहाँ गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि हाथी सोता है ना कि सोती है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। और लिखा है इसके अंदर काम का नाम बताने वाले कारक को क्या कहते हैं। कहीं ना कहीं क्रिया की परिभाषा पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है, क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया। जो भी आप काम कर रहे हो उसे बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे आप, क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मैं खाना खा चुका हूं। क्या लिखा है, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं लिखा है, मतलब काम हो चुका है। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन भूत या संदिग्ध भूत। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, आसन भूत, क्योंकि काम अभी अभी खत्म हुआ है। आप कहें खाना खा चुका हूँ, कि जैसे कोई मेहमान आया, आपने कहा कि खाना खा लीजिए, आप खाना खा ले दे दिया उसे, अब उसने भी बदले में कहा आप भी खा लीजिए, तो आप क्या कहेंगे, मैं खा चुका हूँ। ऐसा नहीं कि 2-4 घंटे 10 घंटे पहले खाया होगा, 10 घंटे पहले खाया तो दोबारा खा लेते, तो आप क्या कहेंगे, मैं खा चुका हूँ, बस आप खाइए। तो ये क्या है, आसन भूत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है आपसे, देख लेते हैं। लिखा है किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। उसने फल खा लिए थे, तो था थी तो आगे तो वर्तमान नहीं होगा। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, ये हो सकता है अभी। और देखते हैं, अचानक बिजली कूद उठी, चलिए कल से आने वाले थे, तो सब खत्म। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, मतलब अभी भी पढ़ रहा हूं, इसका मतलब वर्तमान में काम कर रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 71। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। वीडियो कैसी लग रही है एक बार फिर से जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है या उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, अकर्मक, सकर्मक, समापिक या असमापिक। तो यह है असमापिक क्रिया। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि असमापिक क्रिया होती कौन सी है। फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। और लिखा है 73 में किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूत में है। कौन सा सामान्य भूत है ये बताना है। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, बिल्कुल गलत। उसने पुस्तक पढ़ी थी, बिल्कुल गलत। उसने पुस्तक पढ़ी होगी, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका भी मैंने आपको बहुत अच्छे से ये काल सिखाए थे, काल बहुत अच्छे सिखाए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख लें, नहीं देखी है तो फिर से समझ लें, अच्छा रहेगा, ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अगर आपका आंसर गलत है तो जरूर क्लास देखें जा करके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। और 74 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। गेहूं पिस रहा है। देखिए पहली बात है अकर्मक। अकर्मक का मतलब है जिसके अंदर कर्म हो, सॉरी, जिस दो होती है हमारे पास, एक होता है सकर्मक, एक होती है
अकर्मक, तो जिसके अंदर कर्म होगा मतलब इसके अंदर कर्म होगा, इसके अंदर अकर्मक में कर्म नहीं होगा। क्लियर है? आपको बताना कि अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है। तो गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं, ये तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, ये तो बिल्कुल ही बाहर है ना। रामपत्र लिखता है, चलिए अकर्मक क्रिया हो सकती है, एक बार को देखेंगे। मदन गोपाल को हंसा रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है, लेकिन सही आंसर है गेहूं पिस रहा है। क्या हो रहा है? गेहूं पिस रहा है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। और 75 में लिखा हुआ है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल, सीता बाजार जाती होगी, तो होगी तो मतलब ही नहीं है। सामान्य वर्तमान, वर्तमान तो समझते हैं ना। रमेश समाचार पत्र पढ़ा, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा मतलब पढ़ लिया, बहुत भूतकाल की बात हो गई। वर्षा हो रही थी, ये भी भूतकाल की बात हो गई। वह कलकत्ता जाता है, और मैंने आपको बताया था जो सामान्य वर्तमान होता है उसके अंदर हमें ये नहीं पता चलता कि काम हो चुका है या होगा, है ना। वो नॉर्मल बात होती है, हैबिचुअल बात होती है। तो लिखा वह कलकत्ता जाता है मतलब डेली जाता है। इसके अंदर कैसी बातें आएंगी? डेली रूटीन की बातें आएंगी जो आप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके हिंदी क्लास को देखना ना भूलें। 76 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपसे? 76 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम भात खाता है, मैंने उसे पुस्तक दी, ज्योति रोती है, या उसकी कमीज है। आप बताइए क्या आंसर होगा। वीडियो को पॉज करें और जरा चेक करें आप कितना इसके बारे में जानते हैं। और जो भी है आंसर है बी नंबर, ज्योति रोती है एक अकर्मक क्रिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। और क्या कह रहा है आपसे 77, इस चीज को भी देख लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, सॉरी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, तदसम तद्भव देशज विदेशज, क्रिया विशेषण, संबोधन विस्मृतिबोधक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन मैंने कई बार रिपीट किया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये कैसे हैं? विकारी शब्द हैं। और यही चैप्टर चल रहा है, इसमें एक शब्द और है अव्यय। ये अव्यय जो होता है ये अविकारी होता है, बस इतना ही है ना। मैंने ये बात भी कई बार बताई है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण कैसे हैं? विकारी हैं। विकारी का मतलब होता है वे शब्द जिनका लिंग वचन या कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए, ठीक है। और अव्यय शब्द कैसे होते हैं? अविकारी, मतलब इनका परिवर्तन कभी भी नहीं होता। अविकारी के अंदर आता है कल, आज, परसों। अब मान लो लड़के के लिए बोल रहे हो तो भी परसों बोलोगे, किसी लड़की के लिए बोल रहे हो तो भी परसों को परसों ही बोलोगे, ये चेंज नहीं होता। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। और लिखा है, देखिए वही आगे जो भी मैं बोल रहा था, अविकारी शब्द होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये तो तीनों कैसे हो गए? विकारी। तो कौन सा बच्चा? ऑप्शन नंबर डी अव्यय शब्द। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा इस सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 79 हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत, या फिर धीरे धीरे। तो धीरे धीरे कैसा शब्द है? क्रिया विशेषण। और ये भी मैंने आपको कराया था, क्लास जरूर देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है आपसे देख लेते हैं। थोड़ा हम तेज चलना है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा थे और प्रैक्टिस सेट ज्यादा लंबा हो जाए तो बच्चे बोर हो जाते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, या फिर 5 प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास जो अव्यय होते हैं वे होते हैं 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। और 81 में लिखा हुआ है हमारे पास, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। तो वह धीरे से बोलता है। कैसे बोलता है? धीरे। तो ये क्या हुआ आपके लिए? क्रिया विशेषण हुआ। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। और 82 में लिखा हुआ है आपके लिए, बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तम अवस्था क्या होगी? तो बृहद की होगी बृहत्तम। और ये उत्तम अवस्था मैंने आपको सिखाई है। ऑप्शन नंबर सी फिलहाल सही आंसर है। और कंफर्म है कि आपको नहीं आता होगा, आप इसे गलत कर ही देते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। और 83 का आंसर क्या होगा देखते हैं। लिखा है घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो इसकी उत्तर अवस्था होती है घनिष्ठतर। क्या होती है? घनिष्ठतर। ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको तीनों अवस्था सिखाई हैं इसकी और बहुत अच्छे से सिखाई हैं। वीडियो जरूर देख लेना विशेषण की, अगर यहाँ क्वेश्चन में आप अटके थे या गलत हुए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ बात नहीं बनेगी, बस यह है कि आपकी बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट में कहीं महसूस हो रही है कमी, तो उस कमी को दूर करें। यही प्रैक्टिस सेट का असली मतलब होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट करा, आज करेंगे और देखेंगे कि 100 में से कितने नंबर आए, मान लीजिए 70,
तो खुश हो जाएंगे 70 आ गए, चिंतित नहीं होंगे कि 30 नंबर कहाँ गए इतना हिंदी पढ़ने के बाद भी। और जो बच्चा इन 30 नंबर को कवर करने के लिए चैप्टर को दोबारा से पढ़ेगा, वही बच्चा आगे चलकर नाम ले आएगा अपना PDF फाइल में, जो PDF फाइल गवर्नमेंट जारी करती है रिजल्ट के रूप में। तो फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 84 की तरफ। लिखा है संबंध कारक का चिन्ह है में पर, के लिए, रारी रे या से। तो यह है रारी रे, पर इसमें बता दूं कि का, की, के भी होता है, तो ये भी ऑप्शन में आ सकता है। तो संबंध कारक के चिन्ह रारी रे, का, की, के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 और क्या लिखा है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु, लड़का। तो इसमें से विकारी शब्द कौन सा है? लड़का, क्योंकि लड़के का बदल के लड़की कर सकते हैं। अब देखो यही बात होती है विकारी और अविकारी की। क्या परंतु को बदल सकते हो? आपको कहीं परंतु बोलना है तो परंतु के स्थान पर क्या कुछ और शब्द यूज कर सकते हो या परंतु को चेंज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हम, ठीक है। परंतु के स्थान पे तो कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बोल सकते हैं, पर इसे चेंज नहीं कर सकते हैं आप पर्टिकुलर। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 86 की तरफ। बस क्लास खत्म होने वाली है, धीरे धीरे चल रहे हैं आगे कि हम सभा में 20 लोग थे, इस विशेषण में कौन सा भेद है? समुदाय वाचक, निश्चित संख्या वाचक, परिमाणवाचक या अनिश्चित संख्या वाचक? तो फिर से अनिश्चित संख्या वाचक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लिखा है सभा में 20 लोग थे, इसका मतलब ये नहीं कि 20 ही लोग थे, मतलब 20 प्लस लोग थे, है ना। 20 लोग थे मतलब 20 से ज्यादा, पर कंफर्म नहीं कितने, तो कैसा हुआ? अनिश्चित। और लोग हैं तो संख्या भी होगी, तो अनिश्चित संख्या वाचक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 87 की तरफ और लिखा हुआ है जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या संदिग्ध भूत, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। मानो मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैंने पढ़ाना पूरा कर दिया? नहीं, अभी तो पढ़ा रहा हूँ ना, पूरा तो नहीं हुआ, तो कैसा है? अपूर्ण वर्तमान। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं और लिखा है आपके पास इसमें कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान या मीठा? तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि तेज कुछ तो होगा, जैसे तेज पढ़ना, तेज बोलना, तेज पढ़ाना। वह बच्चा तेज चलता है, तो चलना विशेष, तो तेज क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 हो गया है। 89 की तरफ चलते हैं। देश को हानि जय चंदों से होती है। क्या लिखा है यहाँ पर? जय चंदों से होती है। रेखांकित शब्द के संज्ञा बताइए। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो ये जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि जयचंद कोई नाम नहीं है। वैसे तो जयचंद नाम होता है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो व्यक्तिवाचक है, पर जयचंद किस सेंस में बोलने से बोल देते हैं ना, कोई व्यक्ति सच सच बोलता हो। जैसे आपने किसे कहा कि यार पापा मारेंगे, घर चल के झूठ बोल देना, अपने दोस्त से आपने कहा, और आपका दोस्त बोलता है नहीं भैया मैं तो झूठ नहीं बोलता, तो आप उससे क्या कहोगे? हाँ तू है राजा हरिश्चंद्र। तो क्या वो राजा हरिश्चंद्र हो गया? नहीं, आपने ऐसी उपमा दी, आपने क्या दिया? एग्जाम्पल दिया। तो वैसे ही एक एग्जाम्पल के रूप में यूज हो रहा है, उपमा के रूप में यूज हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक ना होकर क्या होगा? जातिवाचक। इस टॉपिक को भी मैंने बहुत अच्छे से क्लास के अंदर समझाया है, वीडियो जरूर देखा करें। 90 में लिखा है गरीबों को वस्त्र दो। मैं साफ साफ लिख देता हूं, गरीबों को वस्त्र दो। ठीक है, गरीबों को वस्त्र दो। वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक? इसका सही आंसर है संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 90 था ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ और क्या लिखा है? तुम्हें क्या चाहिए? क्या लिखा है? तुम्हें क्या चाहिए में कौन सा सर्वनाम भेद है? क्या चाहिए? तो निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक? तो ये क्या है? प्रश्नवाचक है। जैसा घर में कोई आया कुछ लेने, तो आप पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए, तो क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हो, तो क्या पूछ रहे हो आप यहाँ पर? प्रश्न पूछ रहे हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 92 की तरफ और 92 में क्या लिखा है देख लेते हैं एक बार। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। क्या करा? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक वाचक? तो यह परिमाणवाचक, क्योंकि लीटर की बात हो रही है। लीटर और किलो जब होगा तो कौन सा होता है? परिमाणवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 92 का ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 93 की तरफ। लिखा है नल बूंद बूंद टपक रहा है। नल बूंद बूंद टपक रहा है, टपक रहा है।
में रेखांकित बताइए जो वाक्य है क्या है, कोई विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है। तो ये है बच्चों आपका क्रिया विशेषण। बूंद बूंद टपक रहा है, ये क्या है आपका क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 93 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। और 94 में लिखा हुआ है आपके पास, सुमित सो रहा है। सुमित सो रहा है वाक्य में भेद है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। तो सुमित सो रहा है मतलब अकर्मक, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, कर्म मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं सुमित क्या सो रहा है तो आंसर मिलेगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ और देखते हैं क्या आंसर होगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 8 प्रकार के। तो वाच्य होते हैं प्यारे बच्चों 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ और लिखा है 96 में, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है, पूछा है अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 5, 4, 3 या 2। ये होते हैं 4 प्रकार के अव्यय होते हैं, 4 प्रकार के। क्वेश्चन रिपीटेड है बट ओके। चलते हैं 97 की तरफ और लिखा है, निम्न वाक्य में किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन कोई नहीं पूछता। लिखा है आज धन, फिर जगह खाली है और लिखा है कोई नहीं पूछता। तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, ये बताइए क्या आएगा खाली जगह में? के बिना, साथ, तक को या कहाँ? तो लिख के देखेंगे यहाँ पर, आज धन, साथ कोई नहीं पूछता, मैच नहीं हो रहा। आज धन, तक को कोई नहीं पूछता, ऐसा तो है ही नहीं। आज धन, कहाँ कोई पूछता, ऐसा नहीं है। तो आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, तो क्या जाएगा? के बिना। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलते हैं 98 की तरफ। कैसी लग रही है आपको क्लास? मजा आया या नहीं आया जरूर बताएंगे आप। निम्नलिखित सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मतलब कि निजवाचक सर्वनाम का, माफ करना, निजवाचक सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आपके सामने 4 वाक्य हैं। यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, और अपना आखिरी है आप भला तो जग भला। आपके सामने यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है और आपको बताना है कि निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 98 और बताना है क्या होगा। तो ये होगा आप भला तो जग भला। क्लियर है? निजवाचक, और निजवाचक सर्वनाम आपको मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सिखाया था। चलते हैं 99 की तरफ और लिखा है 99 के अंदर आपके पास, शिव का विशेषण क्या होगा? शिव जो शब्द है, शिव, भगवान शिव वाला, इसका विशेषण क्या होगा बताएंगे आप। पर फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शैव। शिव को शैव कहते हैं और एक शैव धर्म भी चला था हमारे दक्षिण भारत की साइड में। कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्लियर है? देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। लिखा है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या पूर्णकालिक क्रिया है? आपको बताना है कि ये वीडियो को पॉज करके क्या इसका आंसर होगा। फिलहाल इसका आंसर है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर सी, पहुंच गया। तो पहुंच गया कैसी क्रिया? संयुक्त क्रिया है। तो ये थे आज आपके टॉप 100 क्वेश्चन संज्ञा से लेकर अव्यय तक के चैप्टर के। इसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस सब के क्वेश्चन थे और अव्यय के क्वेश्चन थे। आई होप सो आपको ये क्लास, ये टेस्ट अच्छा लगा हो और जरूर बताएं कि आपका स्कोर आउट ऑफ 100 कितना रहा हो। चलिए आउट ऑफ 98 बताना होगा क्योंकि 2 क्वेश्चन मिसिंग थे। तो आउट ऑफ 98 आपके कितने नंबर इसमें से बन रहे थे जरूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।